अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर ये है। मैं हूं शाजिया ज़ीशान। प्रोग्राम में मेरे साथ है सईद काजी और टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन करेंगे रऊफ क्लासरा, जो हमें बताएंगे वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ का दौरा चीन कैसा रहा। नाजरीन, आज 5 जुलाई है। ये दिन इसलिए भी अहम है और याद रखा जाता है कि इस दिन एक आमिर जनरल ज़ियाउल हक के ऑर्डर से मार्शल लॉ लगाया गया और जनरल ज़ियाउल हक ने एक ऑर्डर दिया और मार्शल लॉ लग गया। उस दिन एक आमिर जनरल ज़ियाउल हक ने आइन को मुअत्तल कर दिया और लोगों पर बहुत ज़्यादा उस दिन जुल्म ढाए गए। आज हम इस पर बात करेंगे कि क्या उस दिन के जो असरात हैं वो आज भी हमें कहीं पर नजर आते हैं। जो 5 जुलाई 1977 को मार्शल लॉ लगाया गया था और अपने इक़्तिदार को तूल देने के लिए जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी भी लगाई गई। आज हम इस पर बात करेंगे। साथ ही दूसरी खबर जिस पर आज हम बात करेंगे वो ये कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी के बारे में ये खबरें गर्दिश कर रही हैं कि वो मुस्लिम लीग नून ज्वाइन करने वाले हैं। नाराज हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से और इसीलिए सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी अचानक मुल्तान के दौरे पर पहुंचे और उन्हें मनाने की कोशिश की, लेकिन इत्तलात हैं कि सदर जरदारी उन्हें मनाने में नाकाम रहे। आखिर पाकिस्तान के 5 साल तक वज़ीर-ए-आज़म रहने वाले अपनी पार्टी से इतना नाराज क्यों है? क्या नाराजगी उनकी वफादारी से बहुत आगे जा पहुंची है? इस पर आज हम बात करेंगे। साथ ही रऊफ क्लासर साहब से हम बात करेंगे कि वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ का चीन का दौरा कितना मुस्बत और कामयाब है, पाकिस्तान में इसके लिए क्या फवायदे और कौन कौन से मुआहदे वहां पर हो सकते हैं। इन तमाम खबरों पर बात करेंगे और इससे पहले खबरें लेंगे काई साहब से। जी काई साहब। चलिए, मैं आगाज में बात करूंगा IMF के साथ जो मुआहदा हुआ है $5.3 बिलियन का। कुछ और पैसे भी दरकार है, इन पैसों से काम नहीं चलेगा। अप फ्रंट और पैसे भी हमने मांग लिए हैं, मगर हम बात करेंगे इस ज़िमन में कि इसके असरात क्या होंगे, क्योंकि साथ साथ वो ये कह रहे हैं हम महंगाई नहीं होने देंगे। तो प्राइवेटाइजेशन करनी है हमने, उसके बाद सब्सिडीज विदड्रॉ करनी है, बिजली की कीमतों में 40% इजाफे की बातें हो रही हैं। तो फिर क्या महंगाई नहीं होगी और क्या वो मैजिक बैंड होगा जिसके जरिए ये महंगाई नहीं हो सकेगी? और फिर आज अब फॉलो अप करना चाह रहे थे हम, मगर मुझे लगता है कि फॉलो अप नहीं हो रहा अभी इजिप्ट का, क्योंकि आज अखवानुल मुस्लिमून अपने मुजाहरे करेगी। मगर कल रात को जो मुबाहिस और बहसें हुई हमारे मीडिया पे, मैं उस पर जरा कमेंट करूंगा कि मुर्सी को एक बहुत बड़ा मार्टर जो है, और जिस तरह हम ज़ियाउल हक में से एक अमीरुल मोमिनीन निकालने की कोशिश करते रहे तो उनमें से भी निकाल रहे हैं। वो कितने डेमोक्रेटिक थे? क्या ये वाकई कू था या मिलिट्री पे इम्पोज किया गया? और ये डेमोक्रेसी के हमारे लिए क्या मीनिंग है, जो हम बड़े बड़े घरों और कोठियों में रहते हैं और आम जो आदमी गली में खड़ा है उसके लिए, जिसका मैदा खाली है, जो होमलेस है, डेमोक्रेसी का उसके लिए क्या मतलब है कि नहीं अभी इंतजार करना चाहिए था? या क्योंकि हम तो अब जो साफी हैं पहले वैगनों में बैठते थे, फिर मोटरसाइकिलों पे आए, अब गाड़ियां हैं हमारे पास। तो आम आदमी के नजरिए जो जमहूरियत क्या है और हमारा क्या है, इस पे बात करूंगा। और फिर एवो मोरेल्स की एक स्टोरी बड़ी है, ये भी एक पूरा लातीनी अमेरिका सरापा एहतजाज है, क्योंकि बोलीविया के प्रेसिडेंट का तैयारा रोका गया वहाँ पे और उसकी तलाशी ली गई। तो ये क्या गैंगस्टर्स हैं? ये हम हुकूमतें समझते हैं कि ये क्या हजरा सी बात। अगर यही बात फ्रांस के जो है किसी हुक्मरान के साथ हुई होती तो पूरा मीडिया चीख रहा होता कि ओ जमहूरियत बर्बाद होगी। तो एक इलेक्टेड प्रेसिडेंट, जमहूरी प्रेसिडेंट जो कि अपने मुल्क में गुर्बत के खात्मे के लिए एक बहुत बड़ी जंग लड़ रहा है, उसके साथ इन्होंने क्या सलूक किया? हरचंद उन्होंने माफ़ी मांगी है फ्रांस की हुकूमत ने और पुर्तगाल ने भी, लेकिन जो एक तंजीम है लातीनी अमेरिका के मुल्कों की, वो कह रहे हैं कि नहीं, हम इस इशू को भी आगे बढ़ाएं। ठीक है, इस पर हम बात करेंगे। आज हमें सबसे पहले बात करनी है कि जनरल ज़ियाउल हक ने 5 जुलाई 1977 को जो मार्शल लॉ लगाया, लेकिन उस पर बात करने से पहले हम चाह रहे हैं कि रऊफ क्लासर साहब से बात कर लें, फिर बाद में वो बिजी हो जाएंगे। जैसे कि वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के साथ वो चाइना में उनके साथ दौरे पर हैं, कोशिश करें कि उनके साथ हमारा राब्ता हो जाए। और सबसे पहले जो उनकी खबर है कि कौन से मुआहदे हो सकते हैं पाकिस्तान में, खासतौर पर जो बिजली का बहरान है, अगर चाइना के साथ हमारा तवानाई का कोई मुआहदा होता है, इससे पाकिस्तान में कितना फ़ायदा हो सकता है इस मुआहदे को लेकर। जैसे ही हमारा उनसे राब्ता होगा तो हम इस खबर पर जरूर बात करेंगे। कैसा 5 जुलाई 1977, बहुत से सियासतदान कहते हैं कि अगर पाकिस्तान की तारीख में ये दिन ना होता तो हमारा मुल्क बहुत आगे जा चुका होता। क्या उस दिन के असरात आज भी आप पाकिस्तान में देखते हैं? देखिए, मैं नजरिए तारीख पे बात नहीं करूंगा कि मोमेंट जो है वो क्या एक डिटर्मिनिज्म होता है हिस्ट्री में या नहीं होता, मगर बात यह है कि हम तो जरा सादा से अंदाज में देखते हैं कि इस दिन से आगे लेके जो तारीख आज तक यहाँ पहुंची है, उसमें आप जो भी उसकी वजूहात बना लें, मगर उसके बाद एक अजीब सा दौर शुरू हुआ। मैं अभी आपसे ये आपकी कैमरा बात कर रहा था, मैं बहुत छोटा था जब मैंने देखा कि एक आदमी को टिकटिकी पे बांध के पिंडी में मैं गया कहीं, तो क्यों लोगों उसको मारा जा रहा है। पब्लिक हैंगिंग्स हुई उस जमाने में, साफ़ी अंदर हुए। हमारा खबर नहीं माशी, हमारा दोस्त जो है उन्होंने जो है वो बड़ी एक कन्फाइनमेंट, और बहुत से लोग थे, फांसियां लगी। अच्छा, पब्लिक हैंगिंग्स भी हुई। तो एक अजीब व गरीब सा दौर था। फिर जो सबसे अहम बात है वो ये कि ये जो हमने वॉर एंड टेरर आज जिसे हम कहते हैं, तब ये जिहाद था, जिहाद जिसे कहते हैं आजकल अमेरिकन, और ये जहाज हम लॉन्च कर रहे थे
78, 26, 27 अप्रैल का इनकलाब जो था नूर मोहम्मद तरक़ी का, और उसने किया क्या था? उसने ये किया था कि उसने कहा कि एब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म खत्म कर दो, गरीबों में ज़मीन तकसीम कर दो, औरतों की खरीदो फरोख्त पे। तो जब भी इनके पैसों पे हाथ पड़ता है, इनका कभी इस्लाम खतरे में हो जाता है, कभी जमहूरियत खतरे में हो जाती है। तो ये एक लंबा सिलसिला चला। तो हम अभी इसमें कोशिश करें, मेरे ख्याल में शायद जी हम कोशिश करेंगे हम लाइन पर लें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बानी मेंबरान में से हैं आफ्ताब गुल साहब। अगर हमारा उनसे राब्ता हो तो प्लीज हमें जरूर बताएगा, ताकि उनसे भी हम जो है ना वो बात कर सकें। मिलिट्री इक्विपमेंट भी उसी दौर में पाकिस्तान में जो था वो पाकिस्तान को मुहैया किया गया, मुजाहिदीन को ट्रेनिंग दी गई, और आज वही तालिबान है जो हमारे सर पर सवार हो गए। कि ये गिफ्ट मिला था ज़िया उल हक को, ये जो था ना, ये जो इनकलाब सौर था। इसके बाद उसकी एक लेजिटिमेसी बनी, यहाँ बेशुमार डॉलर आए, यहाँ पे डॉलर जहाज, जिसे आजकल डॉलर जहाज कहा जाता है, वो हुआ। फिर आप देखते हैं कि ये सोसाइटी बड़ी डिफरेंट थी। इट यूज्ड टू बी अ वेरी लिबरल सोसाइटी। यहाँ पे जो है वो इस तरह से नहीं था कि आप जो है वो एक दूसरे के नज़रियात पे बम फाड़ के किसी को मार दें। मतलब मैं अगर आप बिहाइंड साइड में देखूं, एक नौजवान के तौर पे जब मैं था, तो वहाँ नज़रियात में इख्तलाफ का मतलब ये नहीं था कि आप मेरी जान ले लें या मैं आपकी जान ले लूँ। तो यहाँ पे फिर एक बिल्कुल तब्दीली आई। मिसाल मुझे याद है, मसलन यूँ होता था कि हम कॉलेज में थे तो हमें एक मार्शल आर्ट एडमिनिस्ट्रेटर आ जाता था। हम स्टूडेंट लीडर टाइप थे वहाँ पे, छोटे से इलाके में। तो हमें बुला के वो डराते थे उन जराइम से कि जो उनका ख्याल था कि हम कर सकते हैं। तो एक से मासूमियत में सवाल भी, वहाँ ACB बैठा हुआ था, और ये मैंने कहा हुजूर जो काम हमने अभी नहीं किया उसके लिए हमें आप क्यों बुला लेते हैं? हाँ। तो हमें अब आके डराते रहते थे वो हमें। ये तो मैं अपनी आपको बात बता रहा हूँ। तो एक इस तरह की खौफ और राज की फिजा थी। माँ बाप जो है वो हमें घर में डराते थे, देखो कोई ऐसा काम नहीं करना, तो चौकों पे कोड़े लगते हैं ये। मगर इससे जो सबसे बड़ा जो हुआ आज, ये जो आपको मिलिटेंसी नजर आती है, उस जमाने में उस जहाद को बर्बाद करने के लिए जो हमने यहाँ पूरा एक खेल बिछाया था। यहाँ बड़े पैसे आ रहे थे, यहाँ पे सफारत खानों में वीज़े लग रहे थे। लोग जो हैं 35,000 के करीब बताया जाता है कि मुख्तलिफ अरब ममालिक से हमने लिया, जो हमारे हैं जो जिन्हें जहादी कहा जाता है, यहाँ पे उनकी फंडिंग हो रही थी। हमारी एजेंसीज जो हैं वो CIA की मदद कर रही थी। तो एक पूरा खेल था चौकों में। हम तो बहुत से सियासतदान जिन्होंने मजलिस शूरा में शामिल है, जनरल ज़िया उल हक, क्या जो जमहूरियत के गुण गाते हैं और आज उसी को वो बुरा भला कहते हैं, और आज वो कहते हैं कि पाकिस्तान में होनी जमहूरियत चाहिए। बहुत ज़्यादा तो खामोश रहते हैं, वो उनको बुरा भला नहीं कहते। कुछ जो है कहते हैं, कुछ ने माफियाँ भी मांग ली कि जी वो हमारे वाले साहब ने ये किया था, उस वक्त वो ज़िया के साथ थे, आजकल हम जमहूरियत का झंडा उठाए हुए हैं, तो कोई बात, हम उनकी बात नहीं कर, मतलब वो बुरा भला नहीं कहते। एक खास सेगमेंट तो खामोश है। लेकिन बहरहाल एक वाटर शेड इवेंट था, एक ऐसा इवेंट था शादिया जिसने इस मुल्क की तारीख को ऐसा बदला कि फिर ये अभी तक संभल नहीं पाई। अच्छा, मार्शल लॉ अयूब ने भी लगाया, जनरल ज़िया ने भी लगाया, जनरल मुशर्रफ ने भी लगाया। सबसे ज्यादा जो नेगेटिव असरात आपने किसके मार्शल लॉ में देखे? किसी भी मार्शल लॉ के कभी पॉजिटिव असरात नहीं। ठीक है, जो मार्शल लॉ था उसका वो एक ना जनरल मैकार्थर टाइप अपने आप को करता था, जिसने जनरल मैकार्थर ने जो जापान बनाया। वो अयूब खान का एक ये था कि वो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कर रहा था। हाँ। एक स्टेट कैपिटलिज्म कह लें या थोड़ा सा, अब उसके बेटे से मेरी बात हुई तो वो तो कहते हैं वो सोशलिस्ट थे थोड़े बहुत, उनके ख्याल के मुताबिक। अभी उनकी एक डायरी भी छपी है जिसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हैं जो अयूब खान ने लिखी हैं। मगर ये बात याद रखें कि चाहे उसका दौर था, अयूब खान का ग्रोथ रेट बहुत हाई थे। अच्छा, अब वो ग्रोथ रेट जो बहुत हाई थे, वहाँ पे उस जमाने में जो कोई हाईएस्ट ग्रोथ रेट हमने अचीव किए, इंडस्ट्रियलाइजेशन यहाँ पे हुई, लेकिन वो बहुत बड़ा बोझ पैदा कर रही थी। 22 खानदान ऐसे सामने आ गए, जैसे आज हम बात करते हैं, आज तो शायद 2200 हों, जो आबादी बड़ी बढ़ गई है। उस वक्त तो आबादी हमारी क्या होगी, 5-6 करोड़ होगी। मुझे ब्रेक लेने का है। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे कि जो मार्शल लॉ है इसके जरासीम आज भी बहुत से ममालिक में पाए जाते हैं। क्या आज भी जो मार्शल लॉ है इसका दौर जो है वो उतना ही स्याह और ख़तरनाक समझा जाता है? इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। हम बात करें कि आज भी बहुत से ममालिक में मार्शल लॉ के जरासीम पाए जाते हैं। इसकी ताज़ा तरीन मिसाल कल हमने मिस्र की बात की थी, जहां पर फौज ने इख्तियार पर कब्जा कर लिया, लेकिन वहां पर तो कैसा लोग जश्न मना रहे हैं, लोग सड़कों पर निकल आए खुशियां करते हुए। ये कैसा मार्शल लॉ? ऐसा नहीं समझता कि तो वहां जमहूरियत एक मुंतखब वहां पर सदर थे। पैरेलल ड्रा कर सकते हैं। पहले तो जमहूरियत वहां कितनी है वो मैं अपनी स्टोरी पे बाद में भी आऊंगा, या इसी में हम देख लेते हैं। ये देखें, अगर 17 मिलियन तो आम बंदे कह रहे हैं, 17 मिलियन 1 करोड़ 70 लाख लोग सड़कों पे थे। जो CNN ने बताया है वो 3 करोड़ 30 लाख लोग सड़कों पे थे।
मुर्सी साहब को जो वोट मिला पहला जो 2 दौर होते हैं उनके इलेक्शन के 5.7 मिलियन यानी 57 लाख वोट मिले थे टोटल उनको। सेकंड टाइम उनको 1.3 मिलियन जब रन ऑफ हुआ, सारे वोट पड़े, और उनको वोट लेफ्ट वाले भी दे रहे थे कि लेसर ईवल 52% के तौर पे नहीं 52 टोटल वोट 46% रिजल्ट हमने देखते मोहम्मद मुर्सी को 52% वोट 52% वोट आउट ऑफ 46%, 66%, यानी 52% लोगों ने तो वोट ही नहीं डाला ना। ठीक हो गया। अब जिन 66% में उन्होंने डाला उनमें से उनको कुछ 23-24% में यानी उसका आधा मिल गया। वो आधा कितना हुआ 24%, वो बनता है 1 करोड़ 30 लाख। टोटल वोटर उनका 5-6 करोड़ के करीब है। ठीक है। अच्छा, अब उनको उनके जो मुखालिफ थे रवायती, इवन जो लेफ्ट की पुरानी पार्टीज थी, वो उन्हें लेसर ईवल के तौर पे दे रहे थे वोट, क्योंकि मोहम्मद शफीक जो है वो फौज का नुमाइंदा था। तो लेफ्ट वाले ये पोजीशन जो कि बाद में गलत साबित हुई कि जनाब इसको हम जैसे अब कहते हैं ना जी अमेरिका लेसर ईवल था, रूस बड़ी ईवल थी, तो हम इसको, तो वहां के लोगों के लिए कल का जो मार्शल लॉ था वो बेहतर था। अब देखें पहले जब जमहूरियत देखें बिल्कुल नहीं, मसला क्या है लोगों का, मसला यह कि जब वो होस्नी मुबारक को निकालने आए तो होस्नी मुबारक को उन्होंने यानी उन्होंने फोर्स किया स्टेट को। स्टेट फोर्स कब हुई कि जब पोर्ट सईद में और इन तमाम इलाकों में जो जब हड़तालें शुरू हो गई इन इलाकों में, तो उन्होंने स्टेट ने बुला के होस्नी मुबारक को कहा कि आप तशरीफ ले जाएं। अच्छा, अब ये भी जो मार्शल लॉ है इट वाज इम्पोज्ड अपॉन दी ये जो उनकी मिलिट्री है से जब इतने 2-3 करोड़। मुझे बताया जा रहा है क्लासा साहब हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। क्लासा साहब, आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? जी शादी, आवाज आ रही है जी। क्लासा साहब, आप चाइना के दौरे पर वजीर आजम नवाज शरीफ उनका दौरा कैसे, इस पर भी मैं आपसे कमेंट लूंगी, लेकिन एक कमेंट मैं आपसे लेना चाहूंगी। आज 5 जुलाई 1977 जनरल ज़ियाउल हक का स्यातरीन मार्शल लॉ। हम बात करें एक आम आदमी की जिंदगी को किस तरह मुतासिर करता है मार्शल लॉ जब आता है। मिस्र की हम बात करें, मिस्र में हमने देखा वहां तो लोग जश्न मनाते हुए सड़कों पर निकल आए, तो एक आम आदमी की जिंदगी पर कितना असर पड़ता है मार्शल लॉ का? शाजिया, ये पाकिस्तान में तो क्योंकि मार्शल लॉ की अपनी हिस्ट्री है, 30 साल से ज्यादा ये रूल रहा है, वो ऑफ कोर्स मिलिट्री डिक्टेटर्स का रहा है पाकिस्तान में। सबसे बड़ा नुकसान हुआ, इसमें कोई शक नहीं है। वो ठीक है, जना यूब खान के मार्शल लॉ के अपने नुकसान थे, उससे पहले जितने भी हमने देखी हैं चीजें, जो सबसे ज्यादा ब्रूटल जिसने सोसाइटी को किया, ब्रूटलाइज किया, मैं कहूँगा इंटॉलरेशन है, ये वायलेंस है, ड्रग्स है, ये हमारा पॉलिटिकल कल्चर तबाह हुआ है, करप्शन हुई है, मैंने इसके जरिए डेवलपमेंट फंड्स की सारी चीजें आई हैं, या वजीर आजम जो ये पाकिस्तान के इलेक्टेड थे उनको फांसियां लगाने का या उनको एग्जाइल करने का, जेलों में डालने का सिलसिला शुरू हुआ, वो आज 5 जुलाई वाले मार्शल लॉ से होते हैं। और जनरल ज़िया को इसका अब ये पता नहीं, बहुत सारे लोग तो क्रेडिट देंगे और आके उन्होंने शायद भुट्टो की हुकूमत से जान छुड़ाई थी, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इससे पाकिस्तान की बहुत बड़ी तबाही हुई। तो जिन मुजाहिदीन को ट्रेनिंग दी गई आज वो तालिबान बने, इसका भी क्रेडिट ज़ियाउल हक को ही दिया जाए? आपको मैं एक शायद थोड़ा सा जाती वाक्य सुनाता हूँ जो कल इसका कितनी इसकी मिलती हैं जाके जनरल ज़िया के आज वाले मार्शल से। कल का मैं वाक्य बताता हूँ आपको। कल ये जब यहाँ पहुंचे हैं हम, मेरे साथ एक और भी जर्नलिस्ट से पाकिस्तान से हम फ्लाइट लेके इस्लामाबाद से बैंकॉक और बैंकॉक से हम बीजिंग पहुंचे हैं कोई 16 घंटे की ये फ्लाइट के बाद। तो उसमें जब एयरपोर्ट पे आए हैं तो अगर किसी की चेकिंग की गई है, जिनको रोका गया है, हमारे पासपोर्ट उन्होंने चेक किए हैं, हमें उन्होंने अलहदा खड़ी करके तलाशी ली है, हमारे सामान की तलाशी ली है, वहाँ पे सैकड़ों लोग जा रहे थे एयरपोर्ट पे, इमिग्रेशन हो रही थी। अगर किसी को सिंगल आउट किया गया तो वो सिर्फ उन्होंने पाकिस्तानी को किया, और हम समझते हैं कि चाइनीज हमारे दोस्त हैं, हमारे साथ बड़ा अच्छा। नहीं, ये आसमानों से ऊंची दोस्ती कोई काम नहीं है आपकी एयरपोर्ट पर, समंदरों से गहरी दोस्ती, समंदरों से गहरी दोस्ती, और इसके बावजूद आपकी तलाशियां हुई वहां पे। और तलाशियां इस तरह के नहीं, बड़े सख्त लहजे में, मतलब मैं बता दूं उसमें इंटरेस्टिंग चीज हुई है कि बहुत बड़ा क्राउड है। जब हम इमिग्रेशन से निकल के हम ट्रेन लेके हम गए अपना बैगेज कलेक्ट करने के लिए, तो उसमें से सैकड़ों लोग थे जो वहां से निकल रहे थे। आप खुद अंदाजा कर सकते हैं कि उसमें से उन्हें ये चेहरे लगे हैं कि ये जो 2 लोग आ रहे हैं ये पाकिस्तानी ओरिजिन के लगते हैं, इनकी कम्प्लेक्शन जो है, फेस जो है, ये पाकिस्तानी है। उसने दूर से ही बड़ी हमें, उसने आप कह सकते सख्ती के साथ इशारे किए, बड़ी अच्छी खासी। अभी हम दूर थे कि आप लाइन से हट जाएं, उन्होंने लाइन से हटाया, लाइन से हटा के वो हमें लेके गए उस पर अलहदा हमारे सामान उनका यहाँ मशीन पर रखे, सामानों को मशीन से गुजारा और किसी को नहीं रोका गया, ना सामान की तलाशी ली गई है। उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि आप यहाँ क्या करने हैं। हमने बताया कि वजीर आजम की विजिट हम कवर करने हैं। उन्होंने कहा कि अपने आप को वो दिखाएं, हमें अपने ये शनाख्ती कार्ड दिखाए, हमने वो दिखाया और पासपोर्ट भी चेक कर चुके थे। अच्छा। इसके बावजूद उन्होंने फिर हमें कहा कि नहीं, अब आप हमें अपने प्रेस के जो कार्ड हैं वो दिखाएं। हमने प्रेस के कार्ड उनको दिखाए, बैग्स को खोला गया, तलाशी ली गई, फिर वो बड़ी मुश्किल से सेटिस्फाइड हुआ कि अब आप जाएं।
इसलिए मैं उनको ब्लेम नहीं करता। अगर मुझसे पूछें काजी साहब और शाहजा साहबा, मैं नहीं ब्लेम करता जो कल इस तरह का ट्रीटमेंट किया गया कि हमने जिस तरह दुनिया भर में हमने जिहाद का कल्चर को इंट्रोड्यूस करवाया, हमने जहाँ पे पटाखा बजा, बम बजा, कोई दहशतगर्दी, पता ये चला उस बंदे का कोई ना कोई जो लिंक है वो पाकिस्तान से जरूर जुड़ा हुआ है, चाहे पाकिस्तान के लोगों का उसमें कसूर है या नहीं है। तो ये जो हमारे अंदर एक ये क्रेज आया था जनरल जिया का दौर का कि हमने दुनिया को फतह करना है, हमने अफगानिस्तान को फतह करना है, हम ये काशगर तक जाएंगे, हम जाए सेंट्रल एशिया तक जाएंगे, हम पूरी दुनिया में घोड़े दौड़ाएंगे और हमारा ये नाम ही होगा, ये उसका शनाखासा है जो हमें भुगतना पड़ा है। और कल जब साथियों से बात हो रही थी तो बहुत सारे कंप्लेंट करने लगे, ये देखेंगे हमारे साथ ये ट्रीटमेंट में कि हम इस ट्रीटमेंट को डिजर्व करते हैं। आप इन लोगों पे ये डाउट करने के बजाय उनके हमारे साथ कोई जाती दुश्मनी तो नहीं है, सैकड़ों लोग और भी तो एयरपोर्ट से निकल रहे थे, उन्होंने और किसी को नहीं रोका। हमें इसलिए रोका है कि हमारा नाम बदनाम हो चुका है। हमने ये बड़ी मेहनत से ये मकाम हासिल किया है कि दुनिया भर के जिस एयरपोर्ट पे जाएं वहां पे हमें सिंगल आउट किया जाए, हमें रोका जाए, हमारी तलाशियां ली जाए, हमें दुनिया के सामने अलहदा कर दिया जाए। साहब, मैं अभी काजी साहब से भी बात कर रही थी कि 3 मार्शल लॉ, जनरल जियाल का देखा, अयूब का देखा, जनरल मुशर्रफ का देखा, गहरे असरात जो आज तक पाकिस्तान को जिन नतायज से भुगतना पड़ रहा है, आपके ख्याल में वो कौन सा मार्शल लॉ था? या क्या है, मुझसे अगर पूछें, एक तो हर मार्शल लॉ का अपने नुकसानात रहे हैं और बड़े खौफनाक रहे हैं। मैं आपको बता देता हूँ, जब जनरल अयूब का मार्शल लगा जिसको बड़ा सुनहरी और तरक्की का दौर समझा जाता है, उसका नतीजा ये निकला कि एक जो मगरबी पाकिस्तान था वो हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन है, वो अमीर से अमीर तर होते गए और मशरकी पाकिस्तान जो था वो गरीब से गरीब तर हो गया। और जिसकी बड़ी एक मशहूर कोट है, काजी साहब उसको बेहतर जानते होंगे, कि वो वहाँ पे बंगाली कहते थे कि हमें मगरबी पाकिस्तान की सड़कों से अपट्स की बू आती है कि हमारा मेहनत हम करते हैं और खास शायद मगरबी पाकिस्तान रहा है। उसका ये नतीजा ये निकला कि पाकिस्तान के जो 2 मेजर हिस्से थे उनमें दूरियां बढ़ी जनरल अयूब के दौर में कि एक हिस्सा अमीर हो गया, दूसरा गरीब हो गया। अगर उसमें कसर रह गई थी तो वो पूरी कर दी ये जनरल जिया के मार्शल ने कि जनरल अयूब ने रादर दैन कि वो स्पीकर के हैंड ओवर करते, अपना ओहदा करते और मुल्क में नए इलेक्शन वो स्पीकर करवाते और वो एक तरह का हेड ऑफ द स्टेट और वक्ती तौर पर उन्होंने अपने एक और जनरल भाई को उन्होंने ये पावर जो शिफ्ट की और जनरल जिया ने जो आखिरी मेरा ख्याल प्रोसीडिंग रह गई थी मुल्क तोड़ने वाली वो पूरी की। जनरल जिया के दौर में एक तरह हमारा मुल्क गया इस मार्शल के नतीजे में। जनरल जिया का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि हम अच्छा, मुझे क्लासर साहब ये बताएं, ये जो क्लाशनकोफ आई, हेरोइन आई, ये सारा आज जो मिलिटेंसी है, आज जिस अजाब में हम मुब्तला हैं, हमें हमारे कुछ दोस्त बताते हैं नहीं वो कुछ और किस्म की मिलिटेंसी थी, ये और किस्म के धमाके हैं, वो नेक धमाके थे, ये बद धमाके, ये क्या कहानी है? सर ये वैसे आपने बड़ी खूबसूरत कांसेप्ट टर्म निकाली है कि वो धमाके थे और ये बात धमाके, दैट्स वेरी मतलब क्रिएटिव है, आपकी इमेजिनेशन है। बात यह है कि इसके रूट्स हैं जो मैं वो जो वाकया सुनाने का मकसद कोई अब तो वो नहीं था और ना मुझे शिकायत है इनसे, बिल्कुल ठीक है, उन्हें यही करना चाहिए था। मैं ये कह रहा हूँ कि हमारा जो इमेज बना है, हम एक फ्रंट लाइन स्टेट के तौर पर जो असल हमने जंग लड़ी, हमें तो कहा गया कि मुशर्रफ दौर में हमने फ्रंट लाइन जंग लड़ी, मैं समझता हूँ हमने फ्रंट लाइन जंग लड़ी थी जनरल जिया के दौर में। हमने अपने यहाँ उनको एक्सेस दी, यूरोपियंस को भी दी, उनके सीक्रेट एजेंसीज को दी, अमेरिकन को दी, वेपन है, असला है। बल्कि बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, वैसे तो हम यहूदियों से बड़ी नफरत करते हैं, इसराइल का नाम नहीं सुनना चाहते। जो बाद में बुक्स आई थी उसमें लिखा गया था कि पाकिस्तान ने इसराइल के खच्चर मंगवाए थे, जो खच्चर थे वो वेपन लेके पहाड़ों पर चढ़ने में उनको महारत थी, ट्रेनिंग दी थी उनको जो उसमें थे इसराइल के कमांडोज आए, उन्होंने आकर उनको ट्रेन किया, उन्होंने खच्चर तक दिया, हमने उनका खच्चर। अच्छा क्लासर साहब, एक और बात जो मैंने इजाजुल हक साहब से भी पूछी कि इजाजुल हक साहब ने एक दिन में उर्दन में 16,000 फलस्तीनियों का जो है कत्लेआम जो उन्होंने करवाया था, उसको जो अमेरिका का था शाह हुसैन, उसको बचाने के लिए, और मुझे स्ट्रेंजली इनफ मुझे जो इजाजुल हक साहब है उन्होंने कहा वो बड़ा जरूरी था और उन्होंने बड़ा ठीक किया था। तो हर जगह ही वो इसी किस्म का रोल रहा उनका। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है आपने इजाजुल हक की बात किया ना कि इजाजुल हक के साथ मेरे भी मतलब जाती तौर पर बड़े अच्छे मरासिल में उनको बहुत मतलब वालिद के क्राइम्स की या वालिद की गलतियों की सजा औलाद को नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन वो जस्टिफाई करते हैं, वो ये कहते हैं कि इवन उन्होंने जो फांसी दी थी वो भी ठीक थी, जो भुट्टो को फांसी दी थी वो उसको जस्टिफाई करते हैं। एग्जैक्टली, मैं इसी पे आ रहा हूँ कि मैंने उस दिन आपको याद होगा पिछले हफ्ते कमेंट किया था कि इजाजुल हक को अपने वालिद को डिफेंड करने के बजाय एक ख्वाजा आसिफ की मिसाल लेते उन्हें अपनी कौम से माफी मांगनी चाहिए कि मेरे वालिद के जो भी एक्ट्स ऑफ ऑमिशन कमीशन थे और जिस तरह सोसाइटी को ब्रूटलाइज किया, डिफेंड करने का कोई फायदा नहीं। वो प्रोग्राम उन्होंने देखा हमारे वाला, देखने के बाद उन्होंने किसी और प्रोग्राम में बैठ के हमारी क्लास भी ली
अच्छा, क्या फरमाते हैं? नाराज है बकायदा। मैंने उनको मैसेज किया मैं कि जादुल हक साहब, इंटरेक्शन जो होते हैं कोई आपकी जात पे हमले नहीं हो रहे। जब आपके वालिद साहब एक पब्लिक फिगर के तौर पर रहेंगे, 10 साल मुल्क के स्याह सफेद के मालिक रहेंगे, उनके कंडक्ट पे यकीनन बात होगी। जिनको उन्होंने फांसियां दी, जेलों में रखा, कोड़े मारे, आप उनसे ये एक्सपेक्ट करें वो इस वजह से चुप रहे हैं क्योंकि आप उनके बरखुरदार हैं। इससे बात नहीं बनेगी। मुझसे नाराज होने से, कादी साहब या शाहजहा से या किसी और से नाराज होने से कि हमने कमेंट क्यों किया है, जी आपको कौम से अपॉलॉजी करनी चाहिए। अगर आप अपॉलॉजी नहीं कर सकते तो कम से कम आप अपने बाप को और उनके एक्ट्स को डिफेंड करना बंद कर देंगे। आज पाकिस्तान में ये कितने लोग रह गए हैं। साहब एक और बात बताएं, एक और बात बताएं क्लास साहब। जब अभी गुल साहब से तो मेरे ख्याल हमारा राब्ता नहीं हुआ, मैं ये कहना पूछूंगा आपसे कि जो उनके मेन बेनिफिशियरी थे, जो सियासतदान बने उनके वो आज पार्लियामेंट में नहीं वो डिस्टेंस करते हैं, जिक्र नहीं करते कि वो अगर उनको ऑन नहीं करे तो बाकी क्या करेंगे मेरे ख्याल। सही क्लासेस साहब, मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कोशिश करेंगे आफ्ताब गुल साहब से भी हमारी बात हो। टेक अ ब्रेक। ब्रेक के बाद खुशामदीद। रऊफ क्लासा साहब हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। क्लासा साहब, इससे पहले कि चाइना की बात करें, एक छोटा सा कमेंट कि बार बार जिस तरह आमरीत ने हमारे मुल्क को नुकसान पहुंचाया, अब सियासतदान इस बात पर तो एटलीस्ट इत्तफाक कर चुके हैं कि मुल्क में जमहूरियत से बेहतर कोई निजाम नहीं है। बिल्कुल शाहजहा, और जो सबसे बड़ा मेरा ख्याल है इस पे क्रेडिट देना चाहिए कि वो जिद पे नहीं पक्के हुए। मतलब बात हमारे साथी दोस्त हैं, कालम निगार हैं, वो आज तक जिद पे पक्के हुए हैं कि जनरल जिया ने बिल्कुल ठीक किया था और उनको डिफेंड किए जाएंगे। ये नवाज शरीफ को और उनकी पार्टी को मैं तो क्रेडिट दूंगा, डिसक्रेडिट नहीं दूंगा। अगरचे वो कहते हैं कि कोई बंदा अगर वो शाम का सुबह का भोला शाम को घर आ जाए तो उसको भोला आप भोला नहीं कहते आप। तो सेम इज ट्रू कि इन्होंने कम से कम उस अपने आप को पॉलिटिकल फिलॉसफी, उस एक जिहादी माइंड सेट से नवाज लीग ने या पीएमएल ने अपने आप को दूर किया है और इन्हें ये महसूस हुआ कि पाकिस्तानी सोसाइटी अब ग्रो कर गई है। सिविल सोसाइटी हो, मीडिया हो, अब ये एक्सेप्ट नहीं करते। जनरल जिया का जो स्लोगन था कि हमने पूरी दुनिया को फतह करना है और हमने दिल्ली के लाल किले पे भी चढ़ाई करनी है, काबुल भी, काश्मीर भी, सेंट्रल एशिया, तो ये नारे जो हैं ये मजीद इफेक्टिव नहीं है। उन्होंने अपने आप को डिस्टेंस किया, अपनी एक नई पॉलिटिकल फिलॉसफी बने जिसमें हमें या और 100 एतराजात हो सकते हैं, हम करते भी रहते हैं, लेकिन कम से कम इन्होंने अपने आप को वो जो एक रूहानी बाप वाला दर्जा दिया हुआ था और उन्होंने भी इनको अपना एक तरह का रूहानी बेटा बनाया हुआ था, वो जो इन्होंने एक करप्ट पॉलिटिकल लेगेसी थी जनरल जिया की, उससे अपने आप को डिस्टेंस किया। ये सिर्फ उन्होंने नहीं कि हमारी सोसाइटी ने डिस्टेंस किया है कि आज आप देख लें कि जो उन्होंने इजाजुल हक ने अपनी पार्टी बनाई थी जनरल जिया शहीद ग्रुप है, माँ सिर्फ अपनी पार्टी के और वो भी अपनी बिरादरी के वोट लेने के अलावा वो अपने अलावा दूसरी सीट नहीं जीत सकते। उनकी जो लेगेसी है ना सिर्फ पॉलिटिकल फोर्सेज ने डिसोन किया, पाकिस्तान के लोगों ने डिसोन किया। ये सबसे बड़ी मेजर चेंज है जो हमारी सोसाइटी में आई है। लेकिन क्लास साहब यहाँ एक मिनट रुकिएगा, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। ये बिल्कुल मैं आपसे एग्री करता हूँ जो आप ठीक कह रहे हैं। अब हुआ यह है कि क्वाइट लेटली इस थीम को लेके मार्शल लॉ और जमहूरियत, अगर आप देखें ज़ियाउल हक से लेके आज तक जितने बजट पेश किए गए हैं किसी भी, वो उतने ही आमराना थे जितने ज़ियाउल हक में थे, जितने आप थे। और जब हम इनसे सवाल करते हैं हमें अपने राइट्स दो, तो ये हमें जमहूरियत का सबक पढ़ाना शुरू कर देते हैं। जमहूरियत बहुत अच्छी है, मेरा बोल लेना बड़ा अच्छा है, भाई मैंने बोल भी रहा हूं। जिस आदमी का पेट खाली है, जिस आदमी के पास स्कूल नहीं है बच्चे के लिए, हम उसके लिए कुछ चीज कहते हैं भाई ठहर जाओ आराम से, अभी 5 साल जमहूरियत को पूरे कर लेने दो फिर हम। तो ये खुद सेल्फ इनरिचमेंट कर रहे हैं, इन द नेम ऑफ डेमोक्रेसी करते चले जाते हैं। हम जब उनसे कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं नहीं हमसे बात ना करो वरना मार्शल लॉ आ जाएगा। ये जो ये क्या है? काजी साहब का कहने का मतलब है कि जमहूरियत के पीछे आमरीत का खेल। कैसा वो आपकी सारी ऑब्जर्वेशन ठीक है, हम शेयर करते हैं कंसर्न और ये मतलब वीकनेसेस हैं जमहूरी सिस्टम पर्टिकुलरली इन ए कंट्री लाइक पाकिस्तान, ये मसाइल हैं। लेकिन अब जमहूरियत में अब आप जैसे कभी आप थोड़ी देर पहले मर्सी की बात कर रहे थे, मिस्र में जो कुछ हुआ है, यही लोग 1 साल पहले मर्सी को लेके आए, नारे मारे, उन्होंने कंधों पे चढ़ाया, पूरी दुनिया में हमने इनकलाब की आदि चीजें बेची और जो कि ठीक बेची कि हर हालात के मुताबिक ही आप कमेंट करते हैं। जो सिचुएशन डेवलप होती रहती है, आपका कमेंट, आपकी अप्रोच, आपकी साइकी उसके साथ साथ बदलती रहती है। ये अक्लमंदी नहीं होती कि आज से 10 साल पहले जो वाकया हुआ था, जो उस वक्त के सर्कमस्टांसेस से आप उन्होंने फांस के रह जाए, आगे चलने के लिए तैयार ना हो। तो ये जो बात अब जमहूरियत की कर रहे हैं, कम अज कम मैं समझता हूँ कि चाहे हमने लेट लिया है, देर से लिया है, लेकिन पहला स्टेप जो है जमहूरियत की तरफ पाकिस्तान के लोगों ने लिया। और पूरी आपकी सोसाइटी जो अच्छी चीज पाकिस्तान में आज हो रही है, हर बंदा आपको, बच्चा, औरत, जवान, मर्द, बूढ़ा, आपको पोलिटिसाइज लगता है। जनरल जिया के दौर में जो काम हुआ था कि पूरे इदारों को, सोसाइटी को आपने डिपोलिटिसाइज कर दिया था। आपने पॉलिटिक्स से लोगों को नफरत दिलवा दी थी, आपने जमहूरियत से
और वो जो क्लास थी जिसका जिक्र आप कर रहे हैं कि आज भी वही करप्शन में शामिल है, डेवलपमेंट फंड के नाम पे वो पैसे खा रहे हैं, गली मोहल्ले की वो डेवलपमेंट उनके जिम्मे आ गई है। ये बेसिकली जनरल जा के दौर में, जैसे हम पहले भी कह चुके हैं, उसको डॉक्टर महबूबुल हक साहब जो है वर्ल्ड बैंक से एक नया नमूना लेके कि हम जो डेवलपमेंट करवाएंगे वो एमएनएस के जरिए करवाएंगे, बेसिकली करप्शन की ड्राइव थी। वो फार्मूला आप देखेंगे आज हमारे कितनी बड़ी उस पर चेंज आ चुकी है कि उस पर हमने स्टोरीज की, स्कैंडल ब्रेक किए, वजीर आजम के सवाबदीदी फंड पे जो लूट मार की गई थी, उस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बताया था हमारे स्कैंडल पे, ये दुनिया न्यूज और दुनिया टीवी के स्कैंडल पे राजा परवेज अशरफ को 16 जुलाई को तलब किया हुआ है। नवाज शरीफ साहब पर इतना दबाव बढ़ा कर उन्होंने अपने डिस्क्रिशनरी ग्रांट जो है अपने पास रखने की बजाय कैबिनेट डिवीजन को शिफ्ट कर देगा, अब जितनी स्कीमें होंगी कैबिनेट के जरिए जाएंगी। ये वो जमहूरी दबाव है जो ऐसा ऐसा इट विल टेक सम टाइम, इसमें कोई शक नहीं है। जो बुराइयां हैं उनको खत्म होने में टाइम लगेगा। देखिए 77 को गया था पहला मार्शल लॉ, टाइम तो बहुत हो गया, अब मेरे ख्याल में थोड़ा आगे बढ़ते हैं। बहरहाल अयूब का मार्शल लॉ हो, मुशर्रफ का हो या जिया का, हमेशा अमरों को मुखालिफत का ही सामना रहा है। हम आगे बढ़ते हैं। क्लासा साहब, चाइना का दौरा वजीर आजम नवाज शरीफ का, कैसा आप इसे देख रहे हैं और कौन कौन से यहाँ मुआहदे हो सकते हैं? खास तौर पर तवानाई का जो हमारे यहाँ बहरान है, इसमें कोई अच्छी नवीद है सुनने को? एक तो अभी जब आपसे बात हो रही है, इस वक्त मुलाकात हो रही है वजीर आजम नवाज शरीफ की और चाइनीज प्रीमियर की, चाइना ग्रेट हॉल जो है बड़ा मशहूर इनका सबसे समझा जाता है, वहाँ पे इस वक्त मेरे एक हाल के कमरे में से हो रही है। इस वक्त उनकी मुलाकात जारी है। एक आप कह सकते हैं इनफॉर्मल की मुलाकात है, जिसमें यहाँ पे वो मिलेंगे, थोड़ा सा उनकी गपशप होगी, प्लस जो अहम इनकी मुलाकात 1-to-1 इनकी मुलाकात होनी वो थोड़ी देर बाद होगी, जिसमें जो चाइना पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप वो जिस बात की आप बात करें माहिदों की, उन पर भी आज साइनिंग सेरेमनी होनी है। और हमें 3-4 बड़ी जो अहम चीजें बताई जा रही हैं, उसमें जो ज्यादा जोर दिया जा रहा है उसमें एनर्जी सेक्टर पे दिया जा रहा है, और पावर सेक्टर है ऑफ कोर्स, उसमें चाइनीज इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, और प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर पे बड़ी बात हो रही है। नवाज शरीफ साहब इसमें इंटरेस्टेड हैं कि पाकिस्तान में बुलेट प्रूफ इस तरह की ये ट्रेन सारी ये चलाई जाए, और कल जब यहाँ से ये बीजिंग से शंघाई जाएंगे तो पूरी एक बुलेट एक टीम जिसने बनाया है जो ऑपरेट करती है चाइना में, वो इनको कल ये प्रेजेंटेशन देगी। 5 घंटे का जर्नी है यहाँ से बीजिंग से शंघाई तक है, तो इन्होंने बुलेट ट्रेन पर जाना है जिनको, और उसके बारे में पूरे का पूरा इनको वो किया जाएगा, इनको ब्रीफ किया जाएगा। अब हम आते हैं इस पे कि चाइना को क्या इंटरेस्ट है कि वो पाकिस्तान में रेलवे के ये बुलेट ट्रेन बना के दे, या जिस तरह का कहा जाए इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाए गवादर तक। अच्छा, एक और काम इन्होंने किया है कि ये वहाँ से बलूचिस्तान के वजीर आला अब्दुल मालिक को भी साथ लाए हैं, ताकि जब आप चाइनीज से बात कर रहे हो बलूचिस्तान के इश्यूज पे, गवादर पे, या दूसरे जो आपके वहाँ पे डेवलपमेंट फंड हैं, सारी जो आपके प्रोजेक्ट, कम अज कम आपकी बलूचिस्तान की तरफ से आपको प्रेजेंटेशन होनी चाहिए, अगर आप रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए कि वो क्या चाहते हैं, वो क्या गारंटीज मांगते हैं। ये पता चला है, जिसकी बात हमेशा कहते रहते हैं ये काजी साहब के समंदर से ज्यादा गहरी जेबू वाला हिसाब है कि चाइना को अब ये बात हमारी खुल के सामने आ रही है कि हम कह रहे थे कि गवादर उनके हवाले क्यों किया जा रहा है, या ये खंजाब से लेके ये गवादर तक क्यों एक इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात हो रही है, ट्रेन बनाने की बात हो रही है, या ये कह रहे हैं कि आप यहाँ से मुरंची इनका मेन है, इनका वहां से वो किया जाए, वो जो इंडस्ट्रियल एरिया है इनका। पता ये चला है कि चाइना को वहां पे गल्फ रियासतों तक अपना माल पहुंचाने का जो मौजूदा रूट है वो 18,000 किलोमीटर के करीब बनता है, सारी 8,000 किलोमीटर बनता है। अगर पाकिस्तान के जरिए वो गवादर के जरिए करता है, अपने ट्रांसपोर्टेशन करता है इंडस्ट्रियल अपनी गुड्स की, तो इसको 2,000 किलोमीटर इसको पड़ेगा। इस तरह का मतलब ये है कि 6,000 किलोमीटर का जो ये ट्रैवल जर्नी है, जो कॉस्ट है, जो उसमें इनको डिलेज होती हैं, पैसे ज्यादा खर्च हो रहे हैं चाइना के, वो इनको बचत होगी 6,000 किलोमीटर की। इसलिए गवादर पोर्ट भी उन्होंने टेक ओवर किया है पाकिस्तान से। अब वो यहाँ से बुलेट ट्रेन की बात कर रहे हैं, उस पर रेलवे सिस्टम बिछाने की बात कर रहे हैं। क्लासा साहब से जो हमारा राब्ता है वो कट गया, कोशिश करेंगे उनसे हमारा जो राब्ता है वो दोबारा बहाल हो। बिल्कुल वो आप पर ही बात कर रहे थे, जो आप कह रहे थे समंदर से गहरी दोस्ती तो होती है, लेकिन जेबें भी उससे ज्यादा गहरी होती हैं। वो अपने इंटरेस्ट देखते हैं, हर मुल्क देखते हैं, अपने अपने मफादात होते हैं। बात ये है कि बुलेट ट्रेन बनाने की बात करें, जो हमारी यहाँ पे वो ट्रेनें हैं जो बड़ी धीमी मटकती हुई चलती हैं, उनके लिए तो हमारे पास कभी डीजल नहीं होता, कभी पेट्रोल नहीं होता, कभी हमें तनख्वाहें देने के लिए पैसे नहीं होते, तो हम बुलेट ट्रेन हम क्या करेंगे? देखिए ना, बात यह है कि फिर अगर तो ये गवर्नमेंट की प्रायोरिटी यही है, चाइना आएगा अपने मफादात के लिए, और ये कोई नई बात नहीं है, हर जो भी मुल्क आएगा वो अपने मफादात के लिए। अब उसमें क्या है कि वो मैंने जैसे अर्ज किया था कि वो यहाँ आते हैं, वो आके जो है वो जितनी दुनिया में उन्होंने एक्सप्लॉइट की हैं, जिन कंपनीज ने, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन ने जो भी किया है, बिल्कुल वही मिसाल जो हम कल दे रहे थे कि केला खा लिया, छिलका फेंका और निकल गए। तो जब हमारे नुमाइंदे उनसे बात करें तो देखें हमारे लिए क्या है, चाइना के हुक्मरान देखेंगे कि उनके लिए क्या है। जो भी प्रोजेक्ट शुरू किए जा रहे हैं इसमें देखा जाए तो अवाम के ज्यादा फायदे हैं। सफरी सहूलियात आप देख लें, आप देख लें, तवानाई का बहरान हल होगा, ज़ाहिर है आवाम को कैसे तवानाई का कैसे बहरान हल होगा? प्रोजेक्ट यहाँ पर लगाएंगे, आपको फंडिंग करेंगे, कंपनीज को पैसे देंगे,
कुछ उन्होंने कमिट किया है, तो अभी तो चीजें सामने आ जाए ना कि वो क्या करेंगे। भाई वो इंटरेस्टेड हैं वहाँ के मिनरल्स में। वो बलूचिस्तान दुनिया का अमीर तरीन इलाका है मिनरल्स के हवाले से। उसको इसी पे लड़ाई है, इसी वजह से वहाँ प्रॉक्सी वार हो रही है, इसलिए वहाँ पे धमाके होते हैं, कभी अब्बास टाउन में और कभी कहीं वो क्या जो हजारा टाउन में। तो आपका कहने का मतलब है कि अपने मफादात के लिए आएंगे, क्या हम अपने मफादात का ख्याल रख पाएंगे या नहीं, ये इशू है। चलिए प्रोग्राम में वक्त है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो काजी साहब की जो अहम खबरें जो आपके साथ शेयर करेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। हमने आपसे जिक्र किया था कि खबरें गर्दिश में हैं कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी की नून लीग में शमूलियत का इम्कान है और सदर जरदारी उन्हें मुल्तान में मनाने के लिए पहुंचे, लेकिन वो नाकाम रहे। कायद साहब, क्या नाराजगी आपकी वफादारी इसको इतना ज्यादा पीछे छोड़ देती है? एक तो जो मुवक्किर अखबार में जो बात छपी है उसमें इंटरेस्टिंग बात यह थी कि जरदारी साहब ने कॉल, उन्हें बताया गया कि वो आ रहे हैं, तो आगे से गिलानी साहब का कहना था कि उनकी फैमिली इज नॉट इन द टाउन। तो फिर दोबारा उन्हें कहा गया कि नहीं, सदर साहब का दौरा जो है वो हतमी है। अब साथ उर्दू अखबारों में कुछ ये लगी है कि शायद वो जाना चाह रहे हैं। अभी भाई मुस्लिम लीग नून वाले लेते हैं या नहीं लेते, मगर वो प्रॉब्लम में जरूर है। एक तो अपने बेटे के वाले से प्रॉब्लम है, दूसरा ये हज का केस आज फिर जो है सुप्रीम कोर्ट उसको खींच रही है। अभी एफिड्रिन वाला केस भी पड़ा हुआ है, फिर वो जो एक दूसरे पे इल्जामात लगाने शुरू कर दिए हैं वो जो CNG के ज़िमन में, तो ये सारी बातें हैं। तो जाहिर है वो कोई वे आउट ढूंढ रहे होंगे। मगर मैं शादिया इस हवाले से एक बात करना चाहता हूँ कि आज जो रज़ा रब्बानी साहब की स्टेटमेंट आई है कि पीपल्स पार्टी फिर एक दफ़ा तलाश में है, एंटी एस्टेब्लिशमेंट पार्टी होती थी, ये होता था, वो होता था, किधर गई? तो किस चीज़ की तलाश में? मैं वो अपनी आइडेंटिटी, उसका एक आइडेंटिटी क्राइसिस हो गया। उसकी वजह यह है कि इसका जन्म एक खास था। इसका जन्म था जिसमें लोगों ने बैठ के एक मंशूर लिखा, एक असासी दस्तावेज लिखी। उसके लिखने के बाद ये पार्टी मार्ज़ वजूद में आई, फिर उसमें बड़ी बड़ी इस्लाहात की गई। एक सोशलिस्ट इसका एक मंशूर था। अब उसके बाद इसकी ऊपर से इसको बदला गया। उसके बदलने के बाद जाहिर है जब इन्होंने ऊपर से बदला तो वो पॉपुलैरिटी आहिस्ता आहिस्ता एरोड होती चली गई। फिर वो सारे फलसफे बदल गए। जो हमारी भी मुलाकातें होती रही इनके लीडर से ऑफ द रिकॉर्ड और ऑन द रिकॉर्ड, उन्होंने कहा नहीं जी वो तो खत्म हो चुका है। इवन गिलानी साहब ने एक दफ़ा ऑन रिकॉर्ड कहा जब वो प्राइम मिनिस्टर थे कि जी मैं इत्तफाक नहीं करता, गलत थी पॉलिसियाँ। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की जो तालीम की पॉलिसी थी वो गलत थी। तो अगर भाई गलत थी तो उनकी लेगेसी, उनके वारिस बन के आप प्राइम मिनिस्टर बने बैठे हैं 5 साल। आपने ज्यादा लंबा अरसा गुजारा जो है एज अ प्राइम मिनिस्टर। तो अगर प्राइम मिनिस्टर बने बैठे हैं, अगर आपको किसी चीज पर इख्तिलाफ है तो आप अपनी राय भी नहीं दे सकते। तो फिर पार्टी बदल लेना। अगर आप जुल्फ़िकार अली भुट्टो की लेगेसी लेके वोट लेने जाते हैं तो हर कोई पार्टियां बदलता फिर एक साहब एक पार्टी में बहुत से लोग अब नहीं बदलते। ये हमारे जो साबका प्राइम मिनिस्टर हैं ये ज़िया-उल हक की मजलिस शूरा में थे और वज़ीर बल्दियात हुआ करते थे, तो कोई नई बात तो है नहीं इनकी। लेकिन बात यह है कि आप पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से अगर सियासत कर रहे हैं तो उनके नजरिए को आपने अबंडन कर दिया, तो आपका अखलाकी फर्ज बनता है कि पार्टी छोड़ दें। अब जब तक पार्टी पावर में है आप पावर में साथ रहेंगे। पार्टी छोड़ दें, जो बुरा काम है उसको ठीक ना करें। पॉलिसी अगर कोई गलत है उसको ठीक करने की बात भाई, अगर उसकी पॉलिसी गलत है, एक बंदा ही गलत था, तो मैं उसके पीछे चल क्यों रहा हूं? मैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो, हर तकरीर में शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो, और शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के अगर काम गलत थे तो फिर आप उसकी पार्टी में उसके टिकट पे इलेक्शन लड़के प्राइम मिनिस्टर क्यों बन गए? तो आप उसके पीछे चले जाए ना जो आपके नजदीक ठीक था। तो बात यह है कि ऐसे तो इसका मतलब सियासत में वफादारियां कुछ मैटर नहीं करती। यही हुआ है जब से नजरिया सियासत से हमने जलावतन किया है, उसके बाद ये एक पर्सनल जाती ताले आजमाई बन गई है और जिंदगी में अपने जो जाती ऊपर जाने के जो खेल हैं वो हैं। तो मेरे ख्याल में आप जो रब्बानी साहब कह रहे हैं, भाई आप क्या आइडेंटिटी तलाश करेंगे? जाए वो मुबशर हसन के घर में आइडेंटिटी पड़ी हुई है जहां पे जुल्फ़िकार अली भुट्टो और 4-5 आदमियों ने बैठ के तासीसी दस्तावेज लिखी थी, जहां पे उसने कहा था गरीब को हम ये गरीब के राइट्स होंगे। तो जाए उस आइन का 1973 का आइन खोलें जिसमें जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने वो शिक्कें डलवाई थी कि यहाँ हम रोटी दे देंगे, कपड़ा देंगे, मकान देंगे। वो है आपकी आइडेंटिटी। आपकी आइडेंटिटी जो है वो मांडी वाला है, या आपकी आइडेंटिटी जो है वो शेख अब्दुल हफीज शेख साहब है। पावर में जब थे आप तो आप आइडेंटिटी सब नजर आ रही हमें पहले उन लोगों की आइडेंटिटी बताएं जिनको जब आप पावर में लेके आप अपने साथ ले आए। अब नीचे से आप एरोड हो गए, रियासत की आपको याद आ रही है। रियासत तब आपको अंदर लेके आती है जब आप वोट लेके आते हैं, और वो भी मजबूरन। तो अब मेरे ख्याल में आइडेंटिटी इस तरह तलाश नहीं होगी। अब सारे आपके लीडर कोऑप्ट हो गए हैं, वो सारे ये समझते हैं कि नजरियाती सियासत खत्म हो चुकी है और सारे जो है वो सियासत को कारोबार समझ के करते हैं। नोमान बाबर लाइन पे उनसे इसका बात कर ले। नोमान, क्या इस बात में कितनी हकीकत है कि सदर जरदारी मना रहे थे यूसुफ रज़ा गिलानी को कि वो नून लीग में शमूलियत इख्तियार ना करें, उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की कोशिश कर रहे थे लेकिन वह नाकाम रहे? कितनी हकीकत है इस बात में?
जी शादी बिल्कुल। सदर आसिफ अली जरदारी अचानक कल मुख्तसर दौरे पर मुल्तान पहुंचे हैं, लेकिन उन ये हकीकत तो इस हवाले से वो इनकार कर रहे हैं उनके जो गिलानी खानदान है कि उनको या वो नून लीग में शामिल हो रहे हैं या आमादा करने के लिए आए थे। ताहम उनका यही कहना है कि सदर आसिफ अली जरदारी सिर्फ हमदर्दी के लिए आए थे, क्योंकि अली हैदर गिलानी जो अगवा हुए हैं उनकी बाजियाबी अभी तक मुमकिन नहीं हो सकी। उनकी जो हमदर्दियां थी सदर की उनके साथ ही, इसके साथ साथ जराये ये कहते हैं, उनका कहना ये है जराये का आके इसके साथ साथ यूसुफ रजा गिलानी को पेशकश की गई है कि जो इस्तीफा उन्होंने वाइस चेयरमैन की हैसियत से दिया था उसको वापस ले जाए, लेकिन इस हवाले से सदर आसिफ अली जरदारी उनको मनाने में नाकाम रहे। ताहम ये बात इस बात की तस्दीक नहीं हो सकी कि जो यूसुफ रजा गिलानी है वो नून लीग में शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया नौमान खान बाबर आपका। कैसा आगे बढ़ते मैं एक तो ये बात जरूर करना चाहता था, एक जो क्योंकि आज मार्शल लॉ की बात हो रही है तो मुर्सी के बारे में कहा है वो बड़े जमहूरी थे। मैं मुख्तसरन बात करता हूँ कि मुर्सी साहब को जब लाया गया पावर में, पहली बात तो ये 46% वोट वहाँ डले थे जब पहली दफा इलेक्शन हुआ, जिसमें से मुर्सी साहब को 5.7 मिलियन 57 लाख वोट मिले थे। अच्छा, अब हुआ ये कि वो अब जब सारा खेल खत्म हो गया और रियासत को ये खतरा हो गया कि पूरी रियासत को ही ये रेवोल्यूशन स्मैश ना कर दे, तो अमेरिका बहादुर मुर्सी और वहाँ की फौज जो मेन स्टेक होल्डर है जिसका मैशत पे बड़ा कब्जा है, उन्होंने फैसला किया कि मोहम्मद शफीक को रखना है या मुर्सी को रखना है। तो बात फिर शफीक को उन्होंने दुबई भेज दिया, इनको उन्होंने रख लिया। इन्होंने अंदर आके जो अवाम के मुतालबे थे वो नहीं किए। इनके अपने बिजनेसमैन थे बड़े बड़े जिन्होंने इकॉनमी में जो है अपने स्टेक्स लेने शुरू कर दिए। साथ ही जो उसके लोग थे जो उसके साथ मिलके इसकी मैशत पे कब्जा किया हुआ था हुस्नी मुबारक के साथ, उनको भी साथ उन्होंने मिला लिया। किसी जज को उन्होंने सजा नहीं दी, किसी फौजी जर्नैल को उन्होंने सजा नहीं दी, जनरल तनावी को भेज दिया और इसको ले आए क्योंकि इनके ख्याल में ये इनके करीब था। तो ये एक अरेंजमेंट था। अच्छा, अब डेमोक्रेसी बड़ी अच्छी होती है डेमोक्रेसी, लेकिन वो गली में जो बंदा घर से बाहर निकल के आया है जिसके हमें फिगर्स बता रहे हैं कि उसे फौरी तौर पे रोटी चाहिए, उसे घर चाहिए। मैं जब एक बड़ी अच्छी से दालान और कोठी में बैठ के डेमोक्रेसी की बात कर दूं ना, मेरा मतलब कुछ और है। कल मैं डिस्कशन सुन रहा था कि ये जी अमेरिका ने जो है वो ये कू करवा दिया, वो भाई 3 करोड़ लोगों को अमेरिका बाहर लेके आ गया। ये मतलब मुझे बताए, ये तो उस रियासत को बचाने के लिए उनको अब जो मंसूर है, जो आदिल मंसूर या अदल मंसूर है, उसको वो लेके आए। तो ये तो रेवोल्यूशन होते ही उसको स्मैश करने के लिए। लोग कह रहे हैं, लोग क्या मांग रहे थे? लोगों का पहले भी क्या नारा था? ब्रेड, रोटी। दूसरा नारा क्या था? फ्रीडम, आजादी। तीसरा नारा क्या था कि जनाब सोशल जस्टिस, समाजी इंसाफ। अब जब यूं होता है कि जब ये मूवमेंट जो है उन तजोरियों की तरफ बढ़ती है जिनमें बंद है आपकी रोटी, जिनमें बंद है समाजी इंसाफ, जिनमें बंद अपनी, तो ये कहते हैं ओह जमहूरियत खतरे में होगी। हम भी साथी जो है ना, हम जो माशाल्लाह अच्छा खाना पीना शुरू कर दिया हमने, अल्लाह ताला की मेहरबानी होगी है, तो वो हम भी कहते हैं जमहूरियत बड़ी खतरे में। ओ भाई, जमहूरियत को रिलेट करो लोगों के मसाइल से। अब मुर्सी जो है, अच्छा वहां का मार्शल, अच्छा मुर्सी ने क्या किया? 21 फुटबॉल के फैंस थे, उनको सजाए मौत दी उसने वहां जाके। ठीक है, आपको पता है कि उसके खिलाफ जो मूवमेंट चल रही थी वहां, ये पूरा मीडिया भरा हुआ है कि उसमें औरतें और जो बच्चियां शामिल हो रही थी, उनको जो है वो पब्लिक प्लेसेस पे गैंग जाके रेप कर रहे थे। तो ये आप नाम रख देने से वहां मार्शल लॉ इसलिए लगा आवाम सड़कों पर आए, लेकिन यहाँ से जान छुड़वाई उन्होंने। यहाँ आवाम सड़कों पर तो नहीं आते, लेकिन यहाँ भी मार्शल लॉ लग जाते हैं। यहाँ आवाम सड़कों पर नहीं आते, लेकिन ये है कि लीडर इतने अनपॉपुलर हो जाते हैं, लीडर इतना मायूस कर देते हैं अपने लोगों को कि वो कहते हैं यार मार्शल लॉ में भी हमारे साथ यही होना है तो यही लगवा लो, वो है तो वो हो जाए। तो ये है। लेकिन मैं जो खास तौर पे उसकी बात कर रहा हूँ कि कल बड़े ना, मैं देख रहा था कि बड़े मेरी तरह के नीम खानदार दानिश्वर जो हैं वो इस तरह की बात अमेरिका ने करा दिया। तो अब ये है कि अच्छा अभी मैं और आपको बात बता दूं, ये मंसूरी भी जो इनके भी दिन गिने हुए हैं, वो मांग रहे हैं फ्रीडम, ब्रेड एंड सोशल जस्टिस। अगर उनको नहीं मिलता, अब उन्हें एक बात पता चल गई है, ये बड़ी खतरनाक बात। वो बात यह है कि वो कहते हैं कि हमें तो पता चल गया कि हम 2-3 मिलियन इकट्ठे होकर अल तहरीर स्क्वायर में आ जाते हैं, इस तरह तो हम कुरान को निकाल सकते हैं। ये उनके जाके जैसे क्योंकि ताकत होती है अवाम में, उसको अपनी ताकत का एहसास नहीं होता। तो मेरे ख्याल में अगर हमें अपने सिस्टम बचाने हैं तो हमें लोगों के राइट्स जो हैं वो उनको देने होंगे, हमें उन्हें रोटी देनी होगी, हमें उन्हें वो सारी जो चीजें हैं वो डिलीवर करनी होगी। तो आगे बढ़े थोड़ा। जी बिल्कुल आगे बढ़े, टाइम बिल्कुल शॉर्ट हो रह गया। तो मेरे पास 2 स्टोरीज हैं, लेकिन फिर इस पे तो उन्होंने बात कर ली है। मैं फिर IMF के मुआहदे की बात कर लेता हूं। जो मुआहदे हो गए हैं, अच्छा वो कह रहे हैं बिजली महंगी हो रही है, पैसे वैसे तो ले लिए हमने, अब और मांग रहे हैं 3.2 बिलियन अप फ्रंट मांग रहे हैं, क्योंकि ये पैसे लेने के बाद ये याद रखिएगा कि ये खुद इसाक डार साहब ने भी कहा कि जनाब हमें तो जरूरत नहीं थी पैसों की, क्योंकि हमने कर्जा अदा करने के लिए कर्ज लिया गया, वो जमा कर देंगे खाते में, वो पहले पैसे हमें इतने ही देंगे, पिछली वो किस्तें लिख लेंगे, फिर हमारा जो है कर्ज आगे बढ़। अच्छा टैक्स रेट में इजाफा
इजाफा किया गया और कहा गया कि महंगाई में कमी की गई है। नहीं, कहाँ की गई, अभी तो होगी ना। टैक्स नेट में तो यही, टैक्स नेट में तो अभी कोई इजाफा होगा तो देखें, अभी तो वक्त ही नहीं हुआ। अभी ये है कि उन्होंने सीधा सीधा इनडायरेक्ट टैक्स लगा दिया हमारे ऊपर, जो 17% बढ़ाया है। तो मैं ये देख रहा था कि वो महंगाई कैसे कम करेंगे, क्योंकि अगर ये जो मुआहदा हुआ है इसके तहत उन्हें प्राइवेटाइज करना पड़ेगा या रिस्ट्रक्चर का मुझे समझ नहीं आता, रिस्ट्रक्चरिंग क्या होगी, जो इदारे खसारे में है। अगर आप उनको प्राइवेटाइज करते हैं तो अब तक जो हमारी प्राइवेटाइजेशन है ये भी अपनी जगह दुरुस्त है कि ये जो इनको रख के भी हम पाल नहीं सकते 450 अरब रुपया, हम जो निजकारी कर दें। अच्छा, निजकारी करेंगे तो पौने पौने में बिक जाएगा। अच्छा चलें, इस तरह भी आज तक जो हमने बेचे हैं, हमने जब निजकारी शुरू की थी तो हमने ये कहा था कि हम इसलिए कर रहे हैं कि हम अपना डेट रिटायर करेंगे। भाई रिटायर तो हुआ नहीं, वो तो आप 62 बिलियन हो गया, वो डेट बढ़ गया, इदारे बिक के। अब आइंदा क्या होगा, इट इज येट टू बी सीन। मगर इसमें सबसे अहम बात यह है कि ये जो कह रहे हैं कि महंगाई कम करेंगे, कल जो खबर आ रही थी कि इनके साथ जो हमने मुआहिदा किया, जब इसकी डिटेल सामने आएंगी, और कल इसहाक डार फरमा रहे थे कि आपको नेट पे वेब पे भी मुहैया हो जाएगी, तो इसमें 40% बिजली की कीमत बढ़ जाएगी। अब 40% अनरेस्ट हो जाएगा, मगर साथ ही उन्होंने डिटेल नहीं बताई, क्योंकि अभी मैंने नहीं देखा आज सुबह, शायद कहीं बिजली महंगी हो जाएगी, लेकिन ये नहीं है कि बिजली मिलेगी आपको, इस चीज की यकीन दहानी नहीं है। बिजली महंगी जरूर हो जाएगी। ये भी देखें कि बिजली एक घर में एवरेज भी लगाए ना तो 24 घंटे में से 12 घंटे आ गए, बिल 4 गुना हो गया, बिल आपका बढ़ गया। तो ये अब ये कीमतें कैसे कम करेंगे। और जाते जाते अगर बात मैं थोड़ी सी है, टाइम या खत्म हो चुका, मुझे क्लोजिंग के लिए बोल देंगे कि टाइम बिल्कुल कम हो गया, इंशाल्लाह मंडे को बात करेंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। प्रोग्राम के लिए आप फीडबैक दीजिए, खबर@दुनिया TV.tv पर। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।